गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ज्ञान का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज आपके पास बिहार एसएससी का सेट 26 है। 13 फरवरी फरवरी है। एंजॉय कीजिए अच्छे के साथ, ठीक है। जीवन में हमेशा एक बात याद रखिए कि जीवन में ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। आप जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो पीछे वाले पैर को उठाना पड़ता है, ये आप देखे भी होंगे। जब तक आप पीछे वाला पैर को उठाएंगे नहीं तब तक आप बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। यानी वक्त के साथ जो नसीब बदल दे, यानी वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल की चिंता मत करो, क्या पता कल में आपका किया हुआ प्रयास, कल का जो प्रयास होगा वो आपकी नसीब बदल दे। इसीलिए हमेशा प्रयास करिए पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करने का, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव ही होगा ज़िंदगी में। भविष्य में आगे तभी बढ़ेंगे जब आप पॉजिटिव माइंड है, पॉजिटिव थिंकिंग है। नकारात्मक सोच को आप अपने से दूर रखिए, इतना दूर रखिए कि आपके इर्द गिर्द कभी भटकने भी ना पाए कि आपके अंदर नकारात्मक भी आए। बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। 13 फरवरी एंजॉय कीजिए अच्छे के साथ। बहुत सारे मित्र कुछ गलत ट्रैक पे होंगे। मैं उन सारे मित्रों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये विनती करूँगा, ये अपील करूँगा कि वो पॉजिटिव अपने लक्ष्य की तरफ फोकस्ड करें, ठीक है। अपने लक्ष्य को कारगर बनाएं। मतलब ये नहीं, उन लोगों के लिए जो थोड़ा क्या कहते हैं ट्रैक से अलग हो गए, उनके लिए एक शायरी। कभी जिक्रे जुदाई मत करना, कभी जिक्रे जुदाई मत करना, इन आंसुओं को कभी रोशनाई मत करना, जहाँ से जी न लगे वहीं बिछड़ जाना, मगर खुदा के लिए कभी बेवफाई मत करना। मेरा इशारा समझ गए होंगे किधर है, इसलिए एंजॉय कीजिए, ठीक है ना। बिहार एसएससी का सेट आपके पास 26 सेट चला गया, यानी आज 26 सेट चला जाएगा आपके पास। लगातार ज्ञान का यूट्यूब चैनल से बने रहिए। हमारा प्रयास, हमारी कोशिश ये होता है कि आपका साइंस में अच्छा से अच्छा स्कोर हो जाए। चाहे आगामी जो भी एग्ज़ाम हो, आप एसएससी की बात कर रहे हैं या सिविल को यानी पीसीएस की बात कर ले, यूपीएससी, यहाँ तक कि आपका यूपीएससी का भी क्वेश्चन बन जाएगा। इतना लेवल मैं देने का प्रयास करता हूँ। बीपीएससी की बात कर ले, बीपीएससी का भी क्वेश्चन बनेगा। पीटी मेंस और सॉरी पीटी की बात कर ले, मेंस में तो सब्जेक्टिव होते हैं ना, या ऑब्जेक्टिव की बात कर ले अपना। और जो भी स्टेट सीजीएल की बात करें, एसएससी सीएचएसएल की बात कर ले, बिहार एसएससी की बात कर ले, सभी के प्रश्न आपसे आसानी पूर्वक बनेंगे। यहाँ तक कि आप रेलवे की बात करिएगा, रेलवे का एक एक क्वेश्चन ताल ठोक के बनेगा आपसे। ये हम बिल्कुल दावे और गारंटी के साथ कहेंगे। आप कहेंगे कि आप दावा और गारंटी, क्या गारंटी है कि आपका क्वेश्चन टकराएगा? तो प्रीवियस क्वेश्चंस है बीपीएससी ट्री का, किसी चैनल का नहीं टकराया। एकलौता ज्ञान घर ही चैनल है यूट्यूब पे जो जिन्होंने क्वेश्चन टकराया है। और साथ ही साथ जितना कटअप दिया है, कटअप भी वही आया है। तो अनुभव बहुत है मेरे प्यारे साथियों, अनुभव बहुत है। आप सब्सक्राइबर और व्यूअर पे मत जाइए, ठीक है ना। क्वेश्चन टकराने का और क्वेश्चन बताने का और समझाने का अनुभव पुराना रहा है। भले हम आपके सामने नया ज़रूर दिख रहे होंगे, लेकिन नया है नहीं। ये क्षेत्र हमारा सदियों पुराना रहा है, ठीक है ना। इसलिए आइए हम लोग सेट पे आते हैं। बातें होगी, बहुत लंबी दूर तक लग जाएगी, ठीक है ना। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक लग जाएगी। बातों की, शब्दों की कोई अंत नहीं है। इसलिए आपका फोकस सेट प्रैक्टिस पे होना चाहिए। 13 फरवरी और 14 फरवरी के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है ना। मैंने एक शेर बता ही दिया है। बहुत सारे मित्र जो है बेवफाई के शिकार बने हुए हैं, इसीलिए उनके लिए है शेर मैंने सुना दिया था। कभी किसी से जिक्रे जुदाई मत करना, इन आंसुओं को कभी रोशनाई मत करना, जहाँ से जी न लगे वहीं बिछड़ जाना, मगर खुदा के लिए कभी बेवफाई मत करना। आइए क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? मिनीमाटा रोग एक तंत्रिका विकार है जो डैश से ग्रसित मछली के सेवन से होता है। तो मिनीमाटा जो है, मिनीमाटा किससे होने वाली बीमारी है?
तो मिनीमाटा मैं आपको बता दूं कि मिनीमाटा मरकरी से होने वाली बीमारी है। मरकरी से होने वाली, मरकरी को हिंदी में कहते हैं पारा। तो इसका पहले हम लोग आंसर टिक कर लेते हैं और बता दें आपको कि सबसे पहले मिनीमाटा कहाँ हुआ था। तो आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, याद रखिएगा कि सबसे पहले जो व्यक्ति यानी मिनीमाटा से ग्रसित हुए थे वो जापान में हुए थे। कहाँ हुए थे? जापान में। कब की बात करें तो वर्ष 1952 की बात कर रहे हैं हम। वर्ष 1952 में। कैसे हुआ था? तो यहाँ पर लिखा ही हुआ ग्रसित मछली मतलब खारी वाला मछली खा लिया था, उस मछली के अंदर मरकरी पाया गया था, उसके खाने से जो है उस व्यक्ति के अंदर मिनीमाटा हो गया। ठीक है, यानी मिनीमाटा किससे होने वाला है? तो मिनीमाटा जो है मरकरी से होने वाला है। इसमें क्या होता है? इसमें जो सिम्टम लक्षण है, पैर हाथ में कॉमन है कि सूजन होगा, कभी कभी पागलपन भी हो जाता है, और शरीर का यानी क्या कहते हैं मस्तिष्क का मत लेना यानी जी मत लेना, वोमिटिंग उल्टी जैसा भी महसूस करा देता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और कभी कभी व्यक्ति को जो है कोमा में भी भेज देता है और मांसपेशियों में कमजोरी होती है। तो आप अगर लक्षण के रूप में भी आ जाए कि मिनीमाटा की इनमें से कौन कौन लक्षण है, तो पैर हाथ में सूजन पहला लक्षण, कभी कभी पागलपन का लक्षण होता है दूसरा लक्षण, और उसके बाद ये व्यक्ति को कोमा में भेज सकता है तीसरा लक्षण, मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है चौथा ऑप्शन, और ये तंत्रिका संबंधित ये बीमारी होती है। तो ये पांचवा ऑप्शन यानी पांचों आपका सही है। मैंने बता दिया, बाकी इनके अलावा अगर कुछ आ रहा है तो आप गलत यानी इनकरेक्ट में आंसर मार सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। मिनीमाटा किससे होने वाली बीमारी है? तो मिनीमाटा मछली से होने वाली बीमारी है। ठीक है, और सॉरी मछली के खाने से पहली बार हुआ था जापान में, लेकिन किस एलिमेंट के किस धातु से? तो मरकरी जो है पारा से। यहीं पे एक और बीमारी है इटाई इटाई, आपने सुना होगा, फेमस बीमारी है इटाई इटाई। ठीक है ना, तो इटाई इटाई जो बीमारी है ना, ये इटाई इटाई बीमारी आपका जो है कैडमियम की कमी से होती है। किससे? कैडमियम से होने वाला बीमारी है कैडमियम। ठीक है ना, कैडमियम से होने वाला बीमारी इटाई इटाई है, और मिनीमाटा मरकरी से होने वाला बीमारी है। ये आप धातु से संबंधित ये बीमारी रखिएगा याद। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। मिनीमाटा अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार कहाँ पाया गया, तो पहली बार जापान में पाया गया। कब? 1952 में। किस चीज़ का सेवन करने से? तो खारी मछली के सेवन करने से ये मिनीमाटा जो है व्यक्ति में आया। ठीक, मानव हृदय का दाहिना भाग डैश रक्त का प्राप्त करता है। मैं आपको बता दूं कि मानव हृदय का जो दाहिना भाग है वो अशुद्ध रक्त को प्राप्त करता है। किसको? अशुद्ध रक्त को प्राप्त करता है। कहाँ से? शरीर से। शरीर से अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। किसको देता है ये? तो ये देता है फेफड़ा को। किसको देता है? फेफड़ा को। और फेफड़ा से शुद्ध ब्लड होकर के कहाँ आता है? हृदय में आता है। हृदय के किस भाग में? बायां वाला भाग में शुद्ध ब्लड आता है, याद रखिए। यानी हृदय के बायां वाला भाग में शुद्ध रक्त आता भी है और शुद्ध रक्त जाता भी है। आता कहाँ से? फेफड़ा से। और जाता कहाँ से? शुद्ध रक्त कहाँ है? बायां वाला भाग में हृदय के। जाता कहाँ है? ये जाता है हृदय में, यानी आता आपने पढ़ा होगा एट्रियम और वेंट्रिकल। आता है एट्रियम में, यानी बायां भाग, लेफ्ट एट्रियम कह लीजिए, बायां अलिंद लेफ्ट एट्रियम, बायां अलिंद। जाता कहाँ है? लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से शरीर में सप्लाई होता है, याद रखिएगा। आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि यानी मानव हृदय की किस भाग में फेफड़ा से शुद्ध रक्त आता है? तो याद रखिएगा लेफ्ट एट्रियम बायां अलिंद, यानी याद रहेगा। इंग्लिश में बात करते हैं तो लेफ्ट एट्रियम की बात करेंगे, वहीं हिंदी में बात कर लेंगे हम तो बायां अलिंद कह लेंगे। और बायां अलिंद किसको देता है? तो याद रखिएगा वो आपसे अपने से नीचे वेंट्रिकल है उसको देता है, यानी बायां निलय को। किसको? बायां निलय को। और बायां निलय से ही शरीर में सप्लाई होता है। किसके माध्यम से? तो सबसे बड़ी जो है आपका धमनी है जिसका नाम अरोटा है। अरोटा के थ्रू ये पूरे शरीर में सप्लाई होता है, और पूरे शरीर में सप्लाई हो जाने के बाद इसमें अब शुद्ध यानी क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आ जाता है, तो ये ब्लड हमारा हो जाता है अशुद्ध। क्या हो जाता है? अशुद्ध। और ये अशुद्ध ब्लड कहाँ जाता है? याद रखिएगा ये जाता है लेफ्ट एट्रियम में, सॉरी राइट एट्रियम में। कहाँ जाता है? राइट एट्रियम में, बायां दायां अलिंद राइट एट्रियम। और राइट एट्रियम किसको देता है? लेफ्ट ये सॉरी राइट वेंट्रिकल को। और राइट वेंट्रिकल किसको देता है? फेफड़ा को देता है। तो ये चार्ट याद रखिएगा,
आपको बस एक बार सुन लीजिए। यानी फेफड़ा जो है शुद्ध रक्त देती है किसको? हृदय को। हृदय के किस कोष्ठक को? तो आप याद रखिएगा बायां अलिंद को। ठीक है, और बायां अलिंद किसको देती है? तो बायां अलिंद देती है बायां निलय को शुद्ध रक्त। यानी बायां अलिंद जो है शुद्ध रक्त किसको देती? बायां निलय को। बायां निलय जो है अरोटा के माध्यम से शरीर में सप्लाई किया शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा आ जाने से हो गया अशुद्ध। अब अशुद्ध शुद्ध होने के लिए जाएगा तो ये शरीर से कहाँ जाता है? शरीर से जाता है राइट एट्रियम में, दायां अलिंद में। ठीक है, दायां अलिंद किसको देता है? राइट वेंट्रिकल को, दायां निलय को, और दायां निलय से फेफड़ा में जाता है। आपसे ये पूछा जाएगा मतलब अशुद्ध ब्लड हृदय के किस भाग से फेफड़ा में पहुंचा? तो आप याद रखिएगा दायां निलय से हृदय की यानी दायां निलय से जो है फेफड़ा तक पहुंचा। ठीक है, कौन लेकर के आया? तो याद रखिएगा धमनी लेकर के आया। कौन लेकर के आया? पल्मोनरी धमनी, फुफ्फुस धमनी लेकर के आया है। ठीक, और फेफड़ा से शुद्ध ब्लड जो है हृदय में कौन लेकर के आया? सीरा लेकर के आया। कौन लेकर के आया है? सीरा लेकर के आया, फुफ्फुस सीरा लेकर के आया है। ठीक, किसको दिया है? दायां निलय को, अलिंद को दिया, दायां अलिंद को, सॉरी बायां अलिंद को दिया है, लेफ्ट एट्रियम को दिया है। ठीक है ना, चलिए तो ये याद रहेगा आपको, ये चेंबर है। और मनुष्य में बात कर ले हम लोग तो मनुष्य में जो हृदय है 4 कोष्ठक है। कितने कोष्ठक है? 4 कोष्ठक है। ठीक है ना, चलिए जिसमें से 2 अलिंद है और 2 निलय है। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हम लोग। याद रहने वाला हृदय से संबंधित जो स्टडी किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। हृदय के बाहर जो झिल्ली होता है उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो यानी आपका जो आंसर क्या हो जाएगा? मानव हृदय का दाहिना भाग अशुद्ध रक्त को रिसीव करता है, प्राप्त करता है, और बायां भाग शुद्ध रक्त को प्राप्त करता है। बायां भाग शुद्ध रक्त को प्राप्त करता है, याद रखिए। चलिए आइए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है? तो याद रखिएगा मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, विशालतम ग्रंथि, उसको बोला जाता है जिगर यानी यकृत, लीवर कहिए, जिगर। ठीक है ना, लीवर। लीवर के बारे में कुछ बात याद रखिएगा, ये तो लार्जेस्ट ग्रंथि है, ये है। साथ ही साथ जो है डाइजेशन में भी मदद करता है, और एक सब्सटेंस सिक्रेट करता है, केमिकल सब्सटेंस, उसका नाम है बाइल। क्या नाम है? बाइल जूस, जिसको आप पीत रस कहते हैं। ठीक है, बाइल जूस ये क्या करता है? ये वसा को तोड़ने में काम करता है। क्या करता है? वसा को तोड़ने का काम करता है। इसका मतलब हमारा जो है लीवर मेटाबॉलिज्म काम करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है पचाने का काम करना। केमिकली प्रोसेस से जो खाना पचती है उसी को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और केमिकल प्रोसेस से खाना का पच करके एनर्जी का मिलना, डेट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म जो तोड़ पचाने का, इसका मतलब ये मेटाबॉलिज्म करता है किसको किसको? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन और फैट की बात कर ले तो ये इसकी मेटाबॉलिज्म कर दिया। दूसरा जो है ये स्टोर करता है, फूड को भी स्टोर करता है, स्टोरेज करता है, किसको स्टोरेज करता है? ये आप कर दीजिए ग्लाइकोजन। ठीक है ना, लीवर से संबंधित मैं आपको बता रहा हूं, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि यानी हमारा लीवर क्या क्या करता है, तो ये स्टोरेज का भी काम करता है। किसको किसको स्टोर करता है? ग्लाइकोजन को करता है, विटामिन को करता है, ठीक है ना, मिनरल्स को करता है, और एक प्रोटीन ये भी है प्लाज्मा में जो प्रोटीन बनता है एल्बुमिन, एल्बुमिन का ये सिंथेसिस फॉर्मेशन भी करता है, ये याद रखिएगा। यानी सिंथेसिस ऑफ एल्बुमिन कौन करता है? ये सिंथेसिस ऑफ एल्बुमिन का काम करता है कौन? लीवर ही करता है। कहाँ? प्लाज्मा में। ठीक है ना, ये एल्बुमिन प्लाज्मा में, यानी प्लाज्मा को देता है। और आपसे अगर ये बात पूछते प्रश्न बन सकता है कि आपके शरीर का वह कौन सा अंग है जो रिजनरेट होता है? अगर आप 92% यानी 90% तक भी काट दीजिएगा, 10% भी बचा रहेगा तो रिजनरेट करके वेल डेवलप हो जाएगा, तो ही आपका एकलौता है लीवर यकृत है। ठीक है, चलिए आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं हम लोग। चलिए देखिए, मानवों में ध्वनि डैश द्वारा उत्पन्न होती है। तो आपको पता होगा कि मानव में जो ध्वनि है गॉल ब्लैडर द्वारा उत्पन्न होती है, और गॉल ब्लैडर को क्या बोलते हैं हम लोग? कंठ कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं। कंठ के द्वारा वॉइस जो है उत्पन्न होती है। यही बर्ड पक्षी वगैरह में जो वॉइस बॉक्स है उसको हम लोग लैरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैरिंग्स कहते हैं। ठीक है, और विंड पाइप को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेकिया कहते हैं। यानी वॉइस बॉक्स को लैरिंग्स, और क्या कहते हैं? विंड पाइप को ट्रेकिया, और
फूड पाइप को क्या बोलते हैं? ओएसोफेगस। तीनों बात याद रखिएगा। पुरुषों में वाक तंतु लगभग डैश लंबे होते हैं। तो पुरुषों में जो वाक तंतु वोकल कॉर्ड होता है 20 मिलीमीटर होता है, 20 मिलीमीटर, 20 याद रखिएगा, 20 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी डैश में बनती है। तो आप याद रखिएगा, लाल रुधिर कोशिका कहें, आरबीसी की बात करता हो, डब्ल्यूबीसी की बात करता हो, प्लेटलेट्स की बात करता हो, ये सारे के सारे का निर्माण, सभी का निर्माण जो है लाल अस्थि मज्जा में होता है, रेड बोन मैरो में होता है। याद रखिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आरबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में हुआ है तो डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन क्या होता, वो आपसे आरबीसी पूछे, डब्ल्यूबीसी पूछे, प्लेटलेट्स पूछे, एक ही आंसर है, एक ही आंसर है, वो आंसर क्या है? रेड बोन मैरो। क्या है? रेड बोन मैरो। यहां पे एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आरबीसी का ब्यूरियल पूछ देता है कब्रगाह। अब आरबीसी का कब्रगाह कहाँ है? तो आरबीसी का जो कब्रगाह है कहाँ है? स्प्लीन है, लीवर में, वहां जाकर के ये क्या कर देता है? डेड कर जाता है। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि क्या आरबीसी के अंदर जो रेड ब्लड सेल है क्या उसके अंदर केंद्रक होता है, न्यूक्लियस? तो याद रखिएगा आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता है। ठीक, एक प्रश्न ये भी बन सकता है आपसे कि आरबीसी में जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन का क्या नाम है? तो आरबीसी के अंदर जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हेमोग्लोबिन। ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन्स, और ये आयरन संबंधित होता है। इसमें एक धातु, यानी एक प्रश्न ये भी बन गया आपका कि ब्लड में कौन सा धातु होता है? तो ब्लड में जो है आयरन धातु होता है। एक प्रश्न यहां से बन गया। एक प्रश्न ये भी बनेगा आपका कि आरबीसी का लाइफ स्पेन कितने दिनों का होता है? तो आरबीसी का लाइफ स्पेन याद रखिएगा, आरबीसी का लाइफ स्पेन जो है 120 डेज है। कितना है? 120 डेज है। राइट, चलिए, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर प्रश्न आएगा। मैं जहां चीज लगता है कि कुरेद करके बताने की जरूरत है, मैं कुरेद करके बताने का प्रयास करता हूं। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। मानव वाक यंत्र में कितने वाक तंतु होते हैं? तो मानव वाक यंत्र में जो है जो वोकल कॉर्ड्स होता है उसमें 2 तंतु होते हैं, 2 होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं। फियोफाइसी के सदस्यों को प्रायः डैश शैवाल कहते हैं। तो आपको पता होगा कि फियोफाइसी के सदस्यों को जो है भूरा शैवाल कहा जाता है। कितना, क्या कहा जाता है? भूरा शैवाल कहा जाता है। इसमें जो है अगर आपसे पूछा जाए क्या हरित लवक पाया जाता है, तो जी हाँ साथियों, हरित लवक पाया जाता है। कौन कौन हरित लवक पाया जाता है? तो क्लोरोफिल जो है ए और सी पाया जाता है। इसके क्लोरोफिल के अलावा यानी इसमें एक कैरोटीन भी पाया जाता है। क्या है? कैरोटीन भी पाया जाता है, याद रखिएगा। और इसके साथ जिस यानी फियोफाइसी जिस वजह से भूरा हुआ, जिस वजह से भूरा हुआ उसका नाम है जैंथोफिन। क्या है? जैंथोफाइन नाम है, जैंथोफाइन। इसी के कारण जो है ये क्या हुआ? भूरा कलर का हुआ, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, जैंथोफिन। तो ये आपका फियोफाइसी है और भूरा रंग होता है इसका। इसमें क्लोरोफिल हरित लवक पाया जाता है। कौन हरित लवक? ए और सी। इसके साथ इसमें कैरोटीन भी पाया जाता है और जैंथोफिन के कारण ही क्या होता है? ये भूरा होता है। ठीक, चलिए यहां तक माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो यानी जंतु विज्ञान का जनक जो है, फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु को कहा जाता है। क्या कहता है? अरस्तु को कहा जाता है, ये याद रखिएगा, अरस्तु को। चलिए अगला प्रश्न है, आइए। यहीं पे एक प्रश्न मेरे माइंड में आ रहा है कि ये डार्विन जो लिखा हुआ है, यानी अगर आपसे पूछा जाए स्पेसीज ऑफ ओरिजिन जो है इसका लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है, ये याद रखिएगा। स्पेसीज ऑफ ओरिजिन जो है इसका लेखक कौन है? डार्विन है। और जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है, ये आपका आंसर है। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? तो कोशिकाओं का जो है आप याद रखिएगा, जो पैंक्रियाज, ये इंसुलिन बनाता कौन है? पैंक्रियाज, पैंक्रियाज अग्नाशय। और इसमें जो है कोशिका पैंक्रियाज में है 2 सेल पाया जाता है। अग्नाशय में 2 सेल, कौन कौन? अल्फा सेल और बीटा सेल। बीटा सेल का काम है इंसुलिन बनाना।
क्या करना, इंसुलिन बनाना, ठीक है। और ये अल्फा सेल का काम है ग्लूकागन बनाना, ग्लूकागन बनाना। इसमें एक कोशिका और होती है, यानी जिससे ये अटैच, यानी बीटा सेल जिससे अटैच होता है उसको हम लोग लैंगरहैंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंगरहैंस, ये याद रखिएगा। थोड़ा सा डेप्थ अगर आ गया है इसमें तो मैं सोच रहा हूं कि बताइए तो लैंगरहैंस, ठीक है। इसी से ये अटैच होता है बीटा सेल, और ये बनाता क्या, इंसुलिन बनाता है, ये याद रखिएगा। और पैंक्रियाज में जो अल्फा सेल है, अल्फा कोशिका, वो किस चीज़ का बनाता है, ग्लाइकोजन। और हमारे शरीर के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन यानी ग्लाइकोजन के ही फॉर्म में होता है, ये याद रखिएगा, माइंड में रखने वाली बात है, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। जल का सर्वाधिक धनात्मक किसने ताप पर होता है, यानी किस ताप पर होता है, तो मैक्सिमम डेंसिटी जल का जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछा जाए कि मरकरी भी लिक्विड फॉर्म में होता है और जल तो लिक्विड है ही, तो दोनों में मैक्सिमम घनत्व किसका होता है, तो याद रखिएगा पूरे तत्व में सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है, पूरे तत्व में सबसे ज़्यादा डेंसिटी मरकरी का होता है। Hg का कितना होता है, 13.6 ग्राम पर ml, याद रखिएगा। यानी सबसे ज़्यादा डेंसिटी है मरकरी का, कितना, 13.6 ग्राम पर ml। यानी ये ग्राम पर ml जो है ये इकाई है किसका, ये इकाई है आपका किसका, बोलिए, धनत्व का इकाई है, धनत्व का, डेंसिटी का। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र जो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन कौन सा है, तो ये आपका ये करेक्ट आंसर है। चलिए ये Na2CO3 इंटू 10H2O, यहीं पे आप बात कर रहे हैं CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर। क्या बोलते हैं, लाइम वाटर या बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं इसको, बुझा हुआ चूना, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए समझ रहे हैं ना आप लोग। हाँ तो साथियों, अगर अच्छा लग रहा है आपको, ये सेशन अच्छा लग रहा है, डिस्कशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न अच्छा लग रहा है, तो लाइक की जिम्मेदारी भी आपको बनती है, सब्सक्राइब कराने की भी जिम्मेदारी बनती है, और शेयर करने की भी जिम्मेदारी बनती है। ये चीज़ तो अंडरस्टूड होनी चाहिए, ये बोलने की हमें ज़रूरत ना पड़ने। आप ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को अगर फॉलो कर रहे हैं तो साइंस में बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ये जब आप एग्ज़ाम देंगे तो ही पता चलेगा, अभी से हम क्या बताएं, ठीक है ना। मैं बार बार फिर यही कहता हूं कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, इसलिए बात का कोई एंड नहीं होता है। क्वेश्चन कंसेप्ट को समझिए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन के पैटर्न को देखिए, क्या आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी यानी जिसका सेट कराया जा रहा है, क्या उस सेट से, उस एग्ज़ाम से इस प्रश्न का ताल्लुक है कि नहीं, उस पर संबंध है कि नहीं। अगर संबंध है तो इसका मतलब आप पूरा 100% श्योर हो जाइए कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। चल, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, NaHCO3, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न में आता हम लोग। सल्फ्यूरिक अम्ल है, देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला है H2SO4। अब ऑप्शन में दिया है एक क्षारकी, द्वि क्षारकी, त्रिक्षारकी और चतुक्षारकी। तो पहले समझिए कि आखिर क्षारकी क्या है, किसी एसिड यानी किसी एसिडिक कंपाउंड से जितना H+ आयन रिलीज हो सकता है उसी को, यानी H+ आयन के रिलीज होने के एवज में ये सब नाम आता है। अगर एक हाइड्रोजन रिलीज होगा तो एक क्षारकी कहलाएगा, 2 हाइड्रोजन रिलीज होगा तो 2 क्षारकी कहलाएगा, और 3 हाइड्रोजन रिलीज होगा तो त्रिक्षारकी कहलाएगा, याद रखिएगा। तो आप देखिए कि इस कंपाउंड में जो है कितना हाइड्रोजन उपस्थित है, तो आपको दिख रहा होगा, तो 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, आयनाइज होगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं 2H+ और SO4-, यानी H+ आयन जो है, कितना H+ आयन रिलीज हुआ है, 2 H+ आयन रिलीज हुआ है। और किसी कंपाउंड से, यानी किसी एसिडिक कंपाउंड से, किसी अम्लीय यौगिक से H+ का निकलना ही वो क्षारिका कहलाता है। अगर एक निकलेगा तो एक क्षारिका, 2 निकलेगा तो 2 क्षारिका, 3 निकलेगा तो 3 क्षारिका। अब समझ में आ गया, यानी H+ आयन का उपस्थित होना, यानी किसी कंपाउंड से H+ आयन का रिलीज होना ही वो कंपाउंड एसिड कहलाता है। यानी कोई कंपाउंड एसिड है कि नहीं, अगर उसमें H+ आयन रिलीज होने की पॉसिबिलिटीज है तो वह कंपाउंड हमारा एसिड होगा, अगर नहीं है तो वह हमारा एसिड अम्ल नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, ये बात आप
याद रखिएगा। क्लियर, चलिए समझ में आ गई। यानी एक हाइड्रोजन अगर रिलीज होगा तो एक क्षारिका, यहाँ कितने संभावित है हाइड्रोजन रिलीज होने की? 2 हाइड्रोजन रिलीज होने की संभावित है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? द्विक्षारिका बोलेंगे। ठीक है, चलिए यही आपका HCl पूछ देता, तो HCl से कितने हाइड्रोजन रिलीज हो सकता है? तो एक हाइड्रोजन रिलीज होगा H+, तो ये कहलाएगा मोनोबेसिसिटी या एक क्षारिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक क्षारिका या मोनोबेसिसिटी। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न में। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो ट्राइटियम जो है आइसोटोप से किसका? बोलिए, हाइड्रोजन का। किसका है? हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है। समस्थानिक का हिंदी में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप्स। तो ये जो है ट्रिटियम आपका हाइड्रोजन का है। 3 समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का, कौन कौन? एक होता प्रोटियम, एक होता प्रोटियम, एक होता ड्यूट्रियम और एक होता ट्रिटियम। ठीक है, चलिए ये मैं क्यों लिखा हूं? लिखने का वजह है, प्रोटियम में अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रॉन कितना था? 0। ड्यूट्रियम में अगर न्यूट्रॉन आपसे पूछे तो कितना? 1। ट्रिटियम में न्यूट्रॉन कितना था? 2। ये याद रखिएगा, इसीलिए मैं लिखा हूं। यानी मैं कोई चीज़ बिना मतलब का जो आपके लिए फ़ायदा कारगर नहीं होगा, मैं उसे लिखने का प्रयास नहीं करता हूं। ठीक है, मैंने आपसे कहा ही था कि जो चीज़ अवांछनीय, जो आपकी मतलब क्या नहीं है, उससे दूर दूर रखिए और अपने इर्द गिर्द उससे भटकने भी मत दीजिए। ठीक है ना? तो जो आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के भी से जो इम्पोर्टेंट है, मैं उस पॉइंट को चिन्हित और उस पॉइंट को दर्शाते हुए चल रहा हूँ, बताते हुए चल रहा हूँ। आइए अगला प्रश्न में आते हैं। निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? विषम चक्रीय मतलब हेट्रोसाइक्लिक का पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये सब जानना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर क्या है, नहीं है। तो हम लोग स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। एंथ्रासीन की बात करें तो हमारा जो है एंथ्रासीन के स्ट्रक्चर 3 बेंजीन रिंग जब जुड़ता है आपस में, उसी को हम लोग एंथ्रासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रासीन कहते हैं। 3 बेंजीन रिंग जब आपस में जुड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंथ्रासीन कहते हैं। ये याद रखिएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है एंथ्रासीन का। स्ट्रक्चर तो ही आपको समझ में आया। उसके बाद आप बात कर ले नेफ्थलीन का। तो जब 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ता है, 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ता है, उसी को हम लोग नेफ्थलीन कहते हैं। 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ता है, उसी को हम लोग नेफ्थलीन कहते हैं। तो ये आपका नेफ्थलीन है। ठीक, और क्या है? हाँ, फ्यूरॉन। तो जब फ्यूरॉन यानी एक कार्बन यानी ऑक्सीजन जुड़ा रहता है स्ट्रक्चर में, 4 गो कार्बनवा रहेगा, 4 गो कार्बनवा रहेगा, एक ऑक्सीजन ताज पहने बैठा रहेगा, इसी को हम लोग कहते हैं फ्यूरोनमा। क्या कहते हैं? फ्यूरोन, है ना? फ्यूरन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेंजीन की। तो बेंजीन का ये स्ट्रक्चर इस तरह से है। एक ठो रिंग है हमारा। तो अब देखिए ये एक जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा। और इसकी बात करिए तो ये अलग है। तो यानी अलग है, इसी को कहा है विषम। मतलब तीनों दिख रहा है, यानी एंथ्रासीन, नेफ्थलीन और बेंजीन तीनों एक जैसा दिख रहा है, जबकि फ्यूरन जो है अलग दिख रहा है। तो आंसर क्या होगा आपके प्रश्न के मुताबिक? फ्यूरन इज द करेक्ट आंसर। और ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, याद कर लीजिएगा माइंड में। ठीक है, मैं कोई भी प्रश्न को डायरेक्ट वे में आंसर बताने का प्रयास नहीं करता हूं, वह चीज़ आपको बताने की कोशिश करता हूं। अब निर्भर आप पे करता है ना कि आप चीज़ों को कितने गंभीरता से देख रहे हैं और कितने इंटरेस्ट से, रुचि के साथ देख रहे हैं। मैं तो अपना 100% देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप कितना दे रहे हैं ये आप पे निर्भर करता है, क्योंकि आज की दौर जो है, अगर ज़्यादा बताइए बुरा कहलाइएगा, कम बताइए तो कोसे जाइएगा। मतलब न ज़्यादा बताने में चैन, न कम बताने में चैन है। इस मझधार में फंस गए हैं कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इसलिए जो आपको अच्छा लगे, जिस तरह अच्छा लगे उसको देखिए, जरूर देखिए, लेकिन ये आपसे हमारा विनती रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। सीडेराइट किसका अयस्क है? तो सीडेराइट जो है आपका आयरन का अयस्क है। किसका है? आयरन का अयस्क है। ठीक, वही बात कर लेते हैं हम लोग। कॉपर के अयस्क का क्या नाम है? क्यूप्राइट नाम है। क्या नाम है? क्यूप्राइट। ठीक, और अगर एल्युमिनियम की अयस्क की बात करें तो एल्युमिनियम की अयस्क का क्या नाम है? एल्युमिनियम की अयस्क का नाम है बॉक्साइट। क्या नाम है? एल्युमिनियम की अयस्क का क्या नाम है? बॉक्साइट नाम है। क्या है? बॉक्साइट नाम है। और एल्युमिनियम के ऑक्साइड का क्या नाम है? बॉक्साइट। और टीन के अयस्क का नाम है कैसिटेराइट। क्या नाम है? कैसिटेराइट।
ये याद रखिएगा। कैल्सिटेराइट ये टिन के एसिड का नाम है, और आयरन का एसिड ऑक्सीडेराइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट ये सब आयरन के एसिड का नाम है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। निम्न में कौन सा एक ठोस स्नेहक है? तो इसमें से निम्न जो है एक ठोस स्नेहक जो है आपका ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट को ही ठोस स्नेहक कहा जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, और ये अधातु होते हुए भी विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। ठीक है, और इसका उपयोग जो है न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में किया जाता है उसकी अभिक्रिया को कम करने के लिए। ठीक है ना, चलिए निम्न में से कौन प्रदूषण नहीं फैलाता है? तो निम्न में से कौन प्रदूषण नहीं फैलाता? तो सौर ऊर्जा का प्रयोग जो है प्रदूषण नहीं फैलाता है। याद रखिएगा, सौर ऊर्जा का प्रयोग प्रदूषण नहीं फैलाता है। दूध है एक, दूध को हम लोग इमल्सन कहते हैं। उसी में अगर हम लोग हिंदी की बात कर ले तो एक पायस है। दूध क्या है? इमल्सन या पायस है। ठीक है, चलिए मिश्रण है एक प्रोटीन का और लिक्विड का, फैट का, वसा का। इनमें से विषम कौन सा है? तो अब विषम फिर जानना। तो विषम जानने के लिए आपको उस पूरे यानी जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसके प्रति आपको पूर्ण रूप से जानकारी होगा, तभी आप विषम वाला बना पाएंगे प्रश्न को। ठीक है ना, तो विषम देखिए, संगमरमर, संगमरमर का फॉर्मूला होता है CaCO3, मार्बल ही कहा जाता है। चौक की बात करें तो चौक भी जो है हमारा, इसका भी जो है फॉर्मूला CaCO3 ही होता है। चूना की बात करें तो चूना का भी फॉर्मूला CaCO3 ही होता है, यानी इस चूना का ही नाम चौक भी है, संगमरमर भी है। यहीं पे बात कर ले हम लोग बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना मैंने अभी बताया आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसी को हम लोग लाइम वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइम वाटर। ठीक है, या स्लैक्ट लाइम, ये नाम है इसका। यही बात कर ले हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड की, CaOA की, तो CaO का नाम जो है, CaOA का नाम जो है क्विक लाइम। क्या है? क्विक लाइम या अनबुझा चूना। अनबुझा चूना का फॉर्मूला अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा? कैल्शियम ऑक्साइड अनबुझा चूना या क्विक लाइम है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। वह धातु पहचानिए जो निराविषी प्रकार की है। मतलब निराविषी मतलब कम विषैली और फ्री स्टेट में पाया जाने वाला, आजाद अवस्था में पाया जाने वाला। तो आपका इकलौता जो आंसर आपको इसमें दिख रहा है, सोना दिख रहा है। कौन है? सोना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? निष्क्रिय धातु भी कहते हैं। इनर्ट मेटल अगर आपसे पूछा जाए जो किसी से रिएक्ट नहीं करता है, तो आप आंसर कर दीजिएगा लोहा, सॉरी सोना। अगला प्रश्न क्या है देखिए, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? तो सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जो है वो गैलेना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? PbS, ये याद रखिएगा। और मैं एक जानकारी के लिए थोड़ा बता दूं भौगोलिक दृष्टि से, कि भारत का जो स्टेट राजस्थान है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीसा निकाला जाता है। यानी भारत में भारत की पूर्ति अगर मान लिया जाए जितना है सीसा की, 92% जो है सीसा भारत में ही निकलती है, ये याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा सीसा अगर निकलती है तो कहाँ से निकलती है? राजस्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राजस्थान से सबसे ज़्यादा जो है सीसा निकाला जाता है। ठीक है, चलिए। और सीसा का सबसे मुख्य अयस्क का नाम क्या है? तो सीसा का सबसे मुख्य अयस्क का नाम है गैलेना। फॉर्मूला क्या होता है? PbS। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? विस्थापन की एसआई मात्रा करें तो विस्थापन एक प्रकार का दूरी ही है, डिस्टेंस है। जिस प्रकार दूरी का ऐसा मात्रक मीटर होता है, ठीक उसी प्रकार विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या होगा? मीटर ही होगा। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई जो है ओम है। क्या है? ओम है। यही बात कर ले हम लोग एम्पियर, तो एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है। कुलॉम, तो कुलॉम आवेश का ऐसा मात्रक है। वोल्ट विभवांतर का, पोटेंशियल का ऐसा मात्रक है। ठीक, यानी ये है आपका विद्युत धारा का, ये है आपका चार्ज आवेश का, और ये है आपका विभवांतर का। ठीक है ना, चलिए। और ओम किसका है? ओम है प्रतिरोध का। अगला प्रश्न पे आते हम लोग। स्मॉल जी
के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। तो आपको पहले जानिए कि स्मॉल जी का नाम क्या है। स्मॉल जी को हम लोग गुरुत्वा त्वरण ही कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। तो जो त्वरण का मात्रक होगा वही गुरुत्वा त्वरण का मात्रक होगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी नंबर द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में। न्यूटन मीटर स्क्वायर मतलब फोर्स की प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन। एरिया का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसी को आप कैसे लिखते हो? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका दाब का फॉर्मूला किसका है? दाब का है। ठीक है ना। चलिए वहीं पे बात कर लेते हैं हम लोग शक्ति का। तो शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होगा? शक्ति किसका ऐसा मात्रक है? बोलिए। पावर का ही, दाब का ही। ठीक है। कार्य का ऐसा मात्रक बोलिए। सॉरी, शक्ति में थोड़ा गलत, यानी शक्ति यानी पावर। पावर का ऐसा मात्रक जो होता है वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। यानी इसका ऐसा मात्रक क्या हो गया? वाट। यानी कभी कभी देखिए कितना बड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। कार्य का ऐसा मात्रक जूल। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन। ये सब ऐसा मात्रक से, यानी मात्रक से जो है कुछ ना कुछ प्रश्न रहेगा ही, इसलिए यूनिट को देखते हुए चलिएगा। चलिए, भार की इकाई डैश की एसआई इकाई के बराबर होता है। तो भार एक प्रकार का बल है। भार क्या है? एक प्रकार का बल है। तो जो बल का ऐसा मात्रक होगा वही भार का ऐसा मात्रक होगा। तो बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो भार का भी ऐसा मात्रक क्या होगा? न्यूटन। तो आपका सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। वही बात कर ले अगर आपसे, आवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? बोलिए। मीटर पर सेकेंड। इसका ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। यही त्वरण की बात करें तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक केजी। यानी भार और द्रव्यमान लोग एक ही चीज समझ लेंगे। नहीं दोस्त, नहीं, भार और द्रव्यमान अलग चीज है। एक्चुअल बॉडी का जो मास होगा वही हमारा द्रव्यमान होगा, बट जो हमारा अगेंस्ट द ग्रेविटी हमारा मेजर किए जाएंगे मास को, उसी को हम लोग कहते हैं वेट। यानी और वेट जो होता है अगेंस्ट ग्रेविटी वो बल का ही काम करता है, एक फोर्स का ही काम करता है। तो बल और भार एक है, भार और द्रव्यमान एक नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता ऐसा जो है ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। यानी प्रतिरोधकता को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टिविटी। और इसका फॉर्मूला होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा प्रतिरोध का फॉर्मूला रो एल बाई ए। ठीक, तो आप यही रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, इसको रोकिए। तो ये रोकिएगा तो क्या हो जाएगा? आर ए बाई एल। ये फॉर्मूला माइंड में रखिएगा। ठीक है ना। रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, ये प्रतिरोध इंटू एरिया क्षेत्रफल बाई लेंथ। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। 1 पास्कल जो है किसके बराबर होता है बताइए। तो पास्कल का फॉर्मूला क्या होता है? दाब। यानी फोर्स का ही है, हमारा प्रेशर का ही है। और प्रेशर आप जानते हैं क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया। तो ये हमारा 1 पास्कल क्या हो सकता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या इसी को आप लिख सकते हैं इस तरह से, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ मिला लीजिए क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यानी 1 नंबर, यानी 30 क्वेश्चन के साथ आज का सेट होता है आपको कंप्लीट। ज्ञानगर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। मैं जो बात बताया हूँ बस उस पर थोड़ा सा समय दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि वक्त बहुत बहुमूल्य है। वक्त का जो है नजाकत को समझते हुए, वक्त की बहुमूल्यता को समझते हुए सही दिशा में सही जगह पे यूज करिए, प्रयोग करिए। तो ये समय आने वाला समय में आपको निखार देगा। अगर यही समय गलत ट्रैक पे चला जाएगा, गलत तरीके पे व्यतीत होगा, खर्च होगा, तो पूरी ज़िंदगी आपके पछतावा के अलावा कुछ नहीं होगा। तो याद रखिएगा, ज़िंदगी में सफल पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। नहीं विश्वास हो तो जब आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो देखते ही होंगे, आगे कदम बढ़ाने के लिए पीछे वाले कदम को उठाना ही पड़ता है। तो ज्ञान का यूट्यूब चैनल से बने रहें। जय हिंद साथियों, थैंक यू सो मच।